प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, यानी कि आपका ओ लेवल का M3R4 कोड का पेपर जो सबसे टफेस्ट पेपर मांगा जाता है, और इसी में आप लोगों का पहला पार्ट जो कि ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग बात करेंगे इसी ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कैसे ख़त्म करें, और आज हम लोग एक पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस पेपर्स को। मैं कोशिश करूंगा कि पेपर के इस सॉल्यूशंस को आपको एक्सप्लेन करने के साथ उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाए। साथ ही साथ आप लोग भी अपनी रफ़ कॉपीज़ में सॉल्व करते चलिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले हैं कितने पानी में हैं आप। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव में 40 में से 20 क्वेश्चंस पास होना कंपलसरी है, और पहले 10 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसका आउटपुट बताइए। तो शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो आप लोग पहले सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले वाइट में लिखा गया है, यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया गया है, a की वैल्यू 5.2। अब यहाँ कंडीशन लगाई गई है। मेरे को बताइए क्या इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या a की वैल्यू 5.2 है? बिल्कुल हो रही है। क्या प्रिंट करेगा? इक्वल प्रिंट करेगा या एल्स इफ में आएगा? बिल्कुल सही है, इक्वल प्रिंट करेगा। तो हम नीचे वाला प्रोग्राम क्यों पढ़ें जब हमें ऊपर ही आंसर मिल गया है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए, इक्वल। तो जिन जिन बच्चों ने ए लगाया है, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में 1 नंबर लिख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपको बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट इफ़ यू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग सी कोड। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये प्री इंक्रीमेंट्स हैं सर। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या निकलेगा। अब इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं, लाइए इसको पीछे प्रैक्टिकल मोड में दिखाएं। ये रहा। अब अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो इसमें सबसे पहले i की वैल्यू 4 है। तो कंप्यूटर ने क्या किया, एक सेल बनाया, इंटीजर i = 4, और इसको इंटीजर i मान लिया, और इसके अंदर क्या चीज़ रख दी, 4। अब पहले वाले को देखा जाए, प्लस आई का क्या मतलब होता है? i की वैल्यू पहले प्लस हो गई, यानी 5 हो गई। ठीक है, तो 5 हो गई जो, तो इस कंडीशन पे देखा जाए तो क्या एक नया i असाइन हो गया? नया क्या आप लोगों ने एक नया i की वैल्यू, क्या नया कोई डिक्लेयर कर दिया गया है? ऐसा तो हुआ नहीं है। एड्रेस तो वही है ना, ये तो बात तो वही वाली i की है। इसने अपने आप को बढ़ा के 4 की जगह क्या कर दिया है, 5। फिर अगला वाला देखा जाए, अब क्या हुआ है, इसने अपने आप को बढ़ाकर क्या कर दिया, 6। फिर अगला वाला देखा जाए, इसने अपने आप को बढ़ा के क्या कर दिया है, 7। यानी कि अगर आप कुल मिला के देखा जाए तो i के अंदर क्या स्टोर है? i के अंदर तीनों चीज़ें तो स्टोर नहीं हो सकती ना। i के अंदर तो एक ही वैल्यू स्टोर होगी। 5 हट के ओवरलैप हो गई 6, उसके बाद ओवरलैप होकर हो गई 7, तो आखिरी में कौन सी बची, 7। अब 7 + 7 + 7 21। तो ये होता है इसका सही जवाब। अब अगर आप इसे रन कराएंगे तो आपके पास 21 आएगा आंसर, जो कि ये है। क्लियर हुआ इसका आंसर 21। बहुत सारे बच्चे 18 करके गलती कर रहे होंगे। What you do when it's tragic, how you baby run, baby run. हम लोग भी पहले यही गणित लगा रहे थे। ये प्रोग्राम बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप फॉर का लूप लगाते हैं तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फॉर के लूप में आपने पढ़ा है ना हमेशा कि फॉर = पहले इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। फॉर i = 1 से शुरू होगा, i की वैल्यू समथिंग समथिंग जाएगी, i ++ होगा। लेकिन इस केस में तो इसने इनिशियल और एक्सटेंड वैल्यू तो बताई नहीं, बस सेमीकोलन लगा दिए। तो इस केस में लूप इन्फिनाइट हो जाएगा, लगातार रोटेट ही होता रहेगा। वो इन्फिनाइट लूप कैसे टूटेगा, 20 से बाहर कैसे आएंगे? ब्रेक कमांड से। एग्जिट से नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज एग्जिट से लूप थोड़ी बाहर आएगा, प्रोग्राम ही बाहर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रेक। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला है 1.4। 1.4 में दिया गया आर्गुमेंट दैट टेक्स इनपुट बाय द यूज़र बिफोर रनिंग द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। आर्गुमेंट्स जो यूज़र से ली जाती हैं, आर्गुमेंट्स मतलब कौन सी वैल्यू जो हम डालते हैं, तो जो यूज़र से ली जाती हैं रन बिफोर ए प्रोग्राम, रनिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के पहले, तो उन आर्गुमेंट्स को क्या कहते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आप यूज़र से कमांड लाइन करता है ना, यूज़र को पहले स्कैनएफ लिखा जाता है तो उसको कमांड दिया जाता है, तब जाके वो आर्गुमेंट इनपुट करता है। तो ये सी है। ये वाला आपको अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया गया था, होशियार बच्चा बता पाएगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरीज इन। आपको याद है हीप क्या होता है? हीप आपको अभी ये बताया तो था थोड़े दिन पहले, अभी कल ही तो शायद बात हुई थी हम लोगों की, कैलॉग मैलॉग जब पढ़ा रहे थे, डीएमए जब पढ़ाया था आप लोगों को। तो हीप क्या होता है बताइए? हीप एक प्रकार की वो मेमोरी पार्ट है जो आप लोगों की फ्री मेमोरी और फिक्स मेमोरीज के बीच में बचता था। हीप कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं। ऑटोमेटिक वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरीज, तो आप लोगों की वेरिएबल्स जो हैं अपने आप वैल्यूज़ ले लें। ये पॉसिबिलिटी किस में होती है? ये पॉसिबिलिटी होती है स्टैक्स में। अगर इसमें लिंक लिस्ट लिखा होता है तो वो भी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार के डेटा बेस्ड। अब स्टैक्स के बारे में और इनके बारे में अभी हमें थोड़ा सा आगे है। जैसे एक के पीछे मान लीजिए आपको 100 नंबर डालने हैं, तो हम लोग एक वैल्यू डालते हैं, वो अपने आप दूसरे वैल्यू का एड्रेस ले लेता है और दूसरी वैल्यू यहाँ स्टोर कर देता है। उसके बाद दूसरी वैल्यूज़ डालते हैं तो अपने आप वो तीसरी वैल्यू का एड्रेस ले लेता है और तीसरी वैल्यू डाल देता है। तो इस तरीके से अगर आपको 100 नंबर डालने हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा आप एरेज में नंबर डालते हैं, तो क्या एरेज में आप हर नंबर का अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करते हैं? नहीं। एरेज क्या करता है? एरेज में आप लिखते हैं A5, तो 5 ब्लॉक रिजर्व कर देता है। आप लोग से पहला ब्लॉक में ही तो नंबर इनपुट करते हैं, बाकी मेमोरीज तो उसी से अपने आप आगे 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 वाले ले लेता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर स्टैक होगा। ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, स्टैक। अगला देखिए, एंड ऑफ द फाइल। अगर आप लोगों ने मेरे दिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुलाई 2019 की, और सी प्रोग्रामिंग का पेपर है, तो आप हमारी वेबसाइट ऑनलाइन ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे ई नोट्स हैं जो हम लोग बच्चों को ऑनलाइन सेल करते हैं। ये हमारे ई नोट्स की कॉस्ट 300 रुपीज़ है बच्चों। आप इसे ऑनलाइन पेमेंट जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इसके द्वारा दे सकते हैं। इनमें मिलता क्या है बता दें आपको। सबसे पहले तो एक पूरी पीडीएफ बुक मिलती है हिंदी इंग्लिश में। आप हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। आपको ये सारा का सारा ऑनलाइन मिलता है, तो आप अपने फ़ोन पे, अपने डेस्क पे कैसे भी इसको ओपन करा सकते हैं। देखिएगा इसमें कई सारी बुक्स हैं, यहाँ तक कि लेटेस्ट सी वगैरह भी है, तो आपको बार बार बाहर से कोई किताब लेनी नहीं पड़ती। साथ ही साथ हम लोग इसमें आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस भी देते हैं। अगर आप ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इसमें हमने कई साल के पेपर सॉल्यूशंस भी इसमें अपलोड कर रखे हैं, और साथ ही साथ ये पेपर्स हिंदी में हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इनके पूरे पीडीएफ हैं। पीडीएफ फुल स्कैन कॉपी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव और सब कुछ है इसमें। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और उसके साथ साथ फिर आप लोगों का ये जैसे जैसे पीडीएफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे सारी कॉपीज़ दिखाई देंगी एक एक करके। और इसके बाद जब आप लोगों का ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल गए, इसके साथ साथ जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो हैं आप लोगों के सारे वीडियोस जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग सी में ज़्यादा नहीं जानते और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जल्दी जल्दी ये क्लास 1 से लेकर सारे वीडियोस देखना शुरू करिए। ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस जब हम लोगों की सी की चल रही है, उसी के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। तो ये सारा स्टडी मटेरियल जिसमें कि सारे पेपर सॉल्यूशंस, यहाँ तक कि आपको गेस्ट पेपर भी इसी में मिलता है। अभी मैंने सिर्फ एक ही गेस्ट पेपर अपलोड किया है, गेस्ट पेपर 1। आपको जल्दी गेस्ट पेपर 2 और वो बाकी गेस्ट पेपर भी अलॉट किए जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप सी में दिक्कत फील कर रहे हैं, तो ये सारा स्टडी मटेरियल आप 300 रुपीज़ की ऑनलाइन पेमेंट देकर मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। इस ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए आपको पेटीएम, गूगल पे और कोई भी जो ऑनलाइन चैनल यूज़ करते हैं, वो मेरे इस नंबर पे 96161756 और 90 पर किया जा सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बच्चों। आप इस पे व्हाट्सएप से मैसेज करके भी मेरे से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो आई होपिंग कि आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स है इससे बड़े आराम से सॉल्व हो पाएगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। दिए गए वीडियोस पढ़े हैं तो आपको एंड ऑफ द फाइल बताया गया है। जब कभी कोई फाइल पूरी बना के टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है, तो उस फाइल का आखिरी वर्ड जो है वो पढ़ने के लिए आपको लगाना होता है EOF। तो इसे कहते हैं एंड ऑफ द फाइल। ठीक, अगला 1.7 पे आते हैं। 1.7 में दिया गया है इफ़ द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द सेकेंड स्ट्रिंग बोथ आर आइडेंटिकल देन स्ट्रिंग कंपेयर। बताओ ये स्ट्रिंग कंपेयर में क्या आता है? स्ट्रिंग कंपेयर याद है आप लोगों को कमांड लिखवाया था strcmp string.h में यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने एक S1 और S2 दो स्ट्रिंग में डाला। अगर दोनों स्ट्रिंग में अगर इसमें भी अगर मान लीजिए लिखा है राज और इसमें भी राज लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो आउटपुट 0 आएगा। रजिस्टर्स वेरिएबल्स आर एक्टिव। याद है आप लोगों को ये पढ़ाया गया था मेमोरी एलोकेशंस, जिसमें आपको बताया था ऑटो, रजिस्टर्स और क्या था, एक्सटर्न, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको डेटा वेरिएबल्स बताए थे। रजिस्टर्स जो होते हैं कब तक एक्टिवेट होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वो वाला चार्ट याद करिए। आपको याद हो मैंने ये वाला चार्ट आपको बताया था स्टोरेज क्लासेस का। तो इसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो डालते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटो होते हैं। रजिस्टर और ऑटो में कोई अंतर नहीं होता, बस सिर्फ अंतर इतना होता है ऑटो जो है वो रैम में स्टोर करता है डेटा और रजिस्टर्ड कहाँ स्टोर करता है अपना, ये मेमोरी लोकेशन कहाँ अलॉट होती है? CPU के रजिस्टर में। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि रजिस्टर जो है वो CPU में ही होते हैं तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। लेकिन आपने अगर किसी वेरिएबल के आगे लिख दिया रजिस्टर तो वो ऐसा नहीं है कि रजिस्टर का मतलब वो हमेशा के लिए बन गया। वो तभी तक काम करेगा जब तक कि उसकी लाइफ जो है एंड ऑफ द ब्लॉक यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखी गई होगी, ब्रैकेट के अंदर होगी। लेकिन आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा था एक स्टैटिक और एक्सटर्न, ये एक ऐसे वेरिएबल थे जो कि ग्लोबली डेटा कहीं से भी, अब जैसे एक्सटर्न है तो ये ग्लोबल डिक्लेयर हो जाता था पूरे प्रोग्राम में, कहीं से भी कभी भी एंड ही नहीं होता था जब तक कि प्रोग्राम आप टर्मिनेट नहीं करते थे। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो आपका इसमें जो पूछा गया था ये कब तक रहता था? रजिस्टर का बताइए आंसर क्या होगा? रजिस्टर कब तक लाइव रहेगा? ठीक है, जब तक कि आप लोगों का फंक्शन यानी कि ब्रैकेट है। थ्रू आउट द प्रोग्राम तो रहता नहीं था, प्रोग्राम के आउटसाइड भी फंक्शन में नहीं रहता था, फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। अगला बताइए, हैश इंक्लूड मेन और x एंड y इक्वल टू 10, ये इससे क्या आएगा आंसर? इससे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? नल का कोई मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है, नल कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो ये एरर दिखाएगा। क्लियर? आगे समझ में? तो इसमें कितने सही हुए जरा बताइए। अच्छा 10वां भी बचा है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी कोड? इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा? आप लोग इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इसको ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे अगर इसको मिस कर देंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्टैटिक हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया, अगर कुछ ना लिखते तो ये ऑटो होता और उस समय x की वैल्यू कितनी होती? गार्बेज। लेकिन हाँ, लेकिन जब आप स्टैटिक डिफाइन कर देते हो तो मेमोरी एलोकेशन में क्या बन जाता है? स्टैटिक में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो गई। अब x की वैल्यू 0 हो गई। अब जरा इसे चेक करो, क्या ये कंडीशन क्या बन गई? x प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? 0 थी तो क्या हो गई? 1 हो गई। क्या 1 लेस देन 2 होता है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद मेन पे फिर आ गया। मेन यानी ये अपने आप को फिर से कॉल करेगा। तो क्या ये कभी बंद होगा? मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तब मेन पे नहीं आता वो। अभी तो फिलहाल मेन पे आ रहा है ना। नहीं तो ये अगली बार जब प्रोग्राम फिर से रन करेगा फिर से स्टैटिक डिक्लेयर होगा। 1 क्यों हो जाएगा? इंक्रीमेंट क्यों हो गया? जब लूप अपने आप को दोबारा करेगा, दोबारा लूप उसी चीज़ को घूम कर आएगा तो फ्रेश लूप फिर से जनरेट हुआ ना, फिर से स्टैटिक जनरेट किया।
ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, वैल्यू पास नहीं हो रही है। फिर जब ऊपर जाके दोबारा रन करेगा x की वैल्यू फिर से अपने आप को 0 डिक्लेयर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, कोई हम वैल्यू तो पास कर नहीं रहे ना। यहाँ पर अगर आप लिख देते, मेन के अंदर लिख देते x और यहाँ पर x पास करते और इसको हटा देते या स्टैटिक भी लिखे रहने देते, तब तो वैल्यू पास होती। यहाँ वैल्यू तो पास हुई नहीं ना हमारी इससे कोई, तो वो तो हमेशा 0 ही रहेगा जितनी बार लूप घूमेगा, तो वो अनलिमिटेड चलता रहेगा, तो इन्फिनाइट कॉल टू मेन हो जाएगी। आया समझ में? बुक्स में गलत लिखा गया इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा और ट्रू फॉल्स। बताओ पॉइंटर पीटीआर प्लस प्लस या प्लस प्लस पॉइंटर पीटीआर दोनों सेम होते हैं क्या? हाँ, दोनों में आपका आउटपुट अलग आएगा। फॉल्स है। ये बताओ क्या इसकी वैल्यू 6 होगी? क्यों, क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी क्या? ऐसा कोई फंक्शन ही होता है, यहाँ x लिखते हैं, याद है? हाँ, तो फिर आप x इक्वल टू x प्लस 3 लिख सकते थे। नहीं समझ आया? अरे फिर भी बता देते। देखो ऐसा है, अरे देख लो भाई, सॉल्व कर देते हैं, ये आपको आगे तक काम आएगा। कुछ नहीं है, लिखने का एक शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अब अगर आप लोगों ने शुरुआत में डिक्लेयर कर दिया, मान लो इंटीजर x, ठीक, और साथ ही साथ नीचे लिख दिया x प्लस इक्वल टू 3 और यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ %d(x). सिर्फ होशियार बच्चा बताएगा आंसर क्या आएगा, लल्लू लोग शांत रहेंगे। जिसने बता दिया उसने बारीकी से समझ ली सी। सोच लो, शायद से कुछ आ जाए। चलो x इक्वल टू 1 बता दिया, ठीक। अब जरा बताओ क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया रजिस्टर, तो रजिस्टर में क्या कोई वैल्यू पहले से रहती है? रजिस्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज होती है ना। तो आप इसे रन कराइए तो देखिए गार्बेज प्रिंट होगा। देखिए गार्बेज आ गया। अब गार्बेज का बच्चा कुछ लोग समझ रहे होंगे गार्बेज मतलब कूड़ा कड़बड़ा कुछ निकलेगा वहाँ से, जैसे नहीं हैश इंक्लूड समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैं बताओ यहाँ स्टैटिक लिख देता तो क्या आता? 3 आता, क्योंकि स्टैटिक में x की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी हो गई? 0। तभी कहा था बारीकी से पढ़ना। ये देखो ये चार्ट दिखाया था ना, स्टैटिक में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 0। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो बस अब तो समझ आ गया ना ये क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्या है भाई? द डिफ़ॉल्ट precision for printing of float value is 6. If the float points numbers is more than precise than the 6, it will be rounded. पहले तो आप लोग बताओ डिफ़ॉल्ट कितना प्रिंट हो सकता है? अगर कोई फ्लोट वैल्यू है, यहाँ मैंने ले लिया फ्लोट और x की वैल्यू कर दी 3 और फ्लोट प्रिंट कर दिया, तो कितने पॉइंट तक प्रिंट करता है फ्लोट? आपने देखा 6 पॉइंट तक प्रिंट करता है। देखिए सामने 6 पॉइंट तक प्रिंट कर रहा है फ्लोट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 है। 6 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ चाहूँ तो इस पर मैं ये लिख सकता हूँ 2.2। इसका मतलब है पॉइंट के इस तरफ 2, पॉइंट के उस तरफ 2। अब अगर मैं रन कराता हूँ तो देखो ऐसा आएगा। आया समझ में? चलिए इसको हम थोड़ा सा और भी प्रिसाइज कर देते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल
y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई x। अब कितना आएगा आंसर? आप देख रहे होंगे पॉइंट्स के बाद 3 ही प्रिंट कर रहा है, मतलब 2 वैल्यूज तक ही प्रिंट कर रहा है वो। अगर मैं ये पॉइंट्स हटा दूं, देखिए ऐसा आ रहा है, तो क्या इसने राउंड ऑफ किया? राउंड ऑफ तो किया नहीं ना। आया समझ में? तो इसका मतलब समझ आ गया फॉल्स क्यों है। अगला बताओ, द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ कोड्स sums up an integer series of grade terminated by 1। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए इस प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें गलत है। आपसे बोल रहा है कि ग्रेड डालिए, एंटर ग्रेड -2 एंड। तो अगर आप कुछ ग्रेड डालते भी हैं तो यहाँ पर टोटल इनिशियली डिफाइन नहीं है, काउंटर इनिशियली डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। फॉल्स है ये। भाई आपने कोई नंबर डाला यहाँ पे ग्रेड में, लिखा है ना एंटर ग्रेड करिए और -1 टू एंड तक करिए, तो आपने -1 से लेकर कुछ भी डाल दिया, वो स्कैन तो किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको एक लूप में नहीं दिया गया या इसको बताया नहीं गया कि ये फंक्शन है। तो यहाँ से जब प्रोग्राम चलने की बारी आएगी तो इनिशियल वैल्यूज़ तो मिलेंगी नहीं उसे, तो ये प्रोग्राम में एरर्स ही आएंगे। तो ये फॉल्स है आपका। नंबर 2.5 पे आइए। अ डबल डेटा टाइप, याद है डबल डेटा टाइप नंबर्स यूज 64 बिट्स गिविंग अ प्रिसीजन ऑफ 14 डिजिट्स। क्या ये सही है? मेरे को तो पहले बताइए डबल में कितने बिट्स का, कितने बाइट का होता है डबल? डबल जो होता है वो आपके कितने बाइट तक का कवर करता है? इसके लिए आपको ये चार्ट अच्छे से आना चाहिए। देखिए डबल जो है कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, 8 बाइट का होता है, तो 8 8 जा 64 तो बिट हो गए, और -1.7 टू द पावर 308 से लेकर इतने हैं। तो अगर आप लोग चेकआउट करें तो ये 14 डिजिट तक आप लोगों को आंसर्स प्रिसाइसली दिखाएगा। क्लियर? तो ये चार्ट्स आप लोगों को ये पहले भी बताया था, डेटा टाइप शुरुआत में ही था। अगला है 2.6, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेन फंक्शन। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर मेन नहीं होगा, प्रोग्राम जब भी रन करता है तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन पकड़ता है? मेन फंक्शन। उसके बाद ही तो उससे जुड़े हुए बाकी इंटरलिंक फंक्शन पकड़ता है। 2.7 पे आइए। द प्रीसेंडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये बताइए हाईएस्ट से लोएस्ट में लगा। मैंने आपको बॉडमास रूल बताया था, तो बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड, तो डिवाइड पहले हो जाता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है, तो ये तो गलत हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड इन C। बताओ क्या ये स्टेटमेंट C में सही है? हाँ या ना? क्या हम लोग C में इस तरह कॉमा, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, ये नहीं लिख सकते, कॉमा नहीं लगा सकते। अगला वाइड पॉइंटर P प्रिंट PTR जो है इज ए PTR इज ए पॉइंट, ये क्या लिखा है? PTR इज ए पॉइंटर टू द इंटीजर दैट कन्वर्ट टाइप टू द वाइड। ये फॉल्स है, ये कन्वर्ट थोड़ी वाइड कर रहा है, ये तो इंटीजर को कन्वर्ट कर रहा है। वी नीड टू री compile the program before executing even if there is no change in the source code। अगर आप लोगों का कोई भी सोर्स कोड में चेंज नहीं किया है तो क्या उसको दोबारा कंपाइल करना जरूरी है? सीधा रन करा दो। जब चेंज ही नहीं किया कोर्स में तो फिर दोबारा कंपाइल क्यों कराएं? आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, इस पे बताना शुरू करो। पहले सारे तुम लोग ये काम करो, सारे आउटपुट पहले लिख लो। कैरेक्टर 5 ब्रेक ट्रू 10 कंटिन्यू
गार्बेज वैल्यू, ये वाला किसका साइन था बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन मार्क किसका, हाँ टर्नेटरी ऑपरेटर, 8 रिटर्न, फॉल्स, नल, और ये आपका स्टार स्टार यानी डबल स्टार है। अब चलिए आप लोगों को ये पता चल गई कि कौन कौन से आउटपुट्स हैं। अब जरा करना शुरू करो। बताओ पहला वाला, जो 16 बिट कंपाइलर वाली टर्बो सी होती है, ठीक है, तो आप लोगों को यानी कि ये बताना डबल किस साइज़ का होता है। अभी तो बताया था 8 बाइट का होता है, ठीक है, तो 8 वाला कौन सा है इसमें, 8 वाला कोई है, आई है, आई सही है। ये तो आपको बचपन से ही बता दिया गया था 3.2 का। 3.2 वाला कौन सा है, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है, वो क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक। 3.3 में डैश इज ए इंटीग्रल डेटा टाइप, जल्दी बताओ। हाँ कैरेक्टर है, एक प्रकार का डेटा टाइप है ये। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट बताओ जल्दी से कितना आएगा। इस पे लिखा गया है %s, अरे तो बहुत ही सिंपल है, देखो चलिए देखिए ये रहा। क्वेश्चन में था कि आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। नेटवर्क में कितने शब्द हैं, 7 हैं। एरे कितने का बनाया है, 7 का बनाया है, तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन क्या स्ट्रिंग में 7 शब्द का कोई भी स्ट्रिंग जो होता है उसका आखिरी क्या होता है, नल। स्ट्रिंग में आपको पढ़ाया गया आखिरी वाले में ये लगा होता है नल। तो इस नेटवर्क को रखने के लिए 7 कम पड़ जाएंगे, नल को जोड़ के वो हो गया 8। यानी कि ये नेटवर्क जो है आपके एरे में ऐसा है, समझे, NET और आखिरी वाला नल होगा, तो नल के लिए तो जगह ही नहीं है उसके पास, तो आखिरी वाली वैल्यू वो क्या प्रिंट करेगा, तो वो गार्बेज प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखिए अभी मैं 8 बना के प्रिंट कर रहा हूं, तो पूरा का पूरा नेटवर्क प्रिंट हो रहा है ना ये पूरा नेटवर्क। लेकिन अगर मैं 8 की जगह यहाँ पे 7 या 6 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, लेगा लेकिन वो गार्बेज भी प्रिंट कर देगा। देखो आखिरी में गार्बेज प्रिंट कर दिया, ये कुछ है फालतू की वैल्यू है, पता नहीं क्या है। तो इसका आंसर देखो गार्बेज है कहीं, अरे तो बिल्कुल कर देगा वो, और गार्बेज प्रिंट कर देगा। अब तो एरर ही दिखा दी उसने। एरर क्या दिखा दी कि टू मैनी इनिशियलाइजेशन, उसके मतलब ओवर शूटिंग हो गई, जगह ही नहीं बची एरे। मतलब उसकी वही बात मैंने तुम लोगों को बताई थी ना कि शादी में, तेजस्वी की शादी में बारातियों के लिए जगह बनाई गई थी 10 की, आ गए 18, तो अब 8 को कहाँ एडजस्ट करें, तो वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 पे आइए बच्चों। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आप गौर करें तो इसका आउटपुट निकालना बहुत आसान है। ये डेटा 2x3x2 का है, ठीक। अब पहले 3x2x3 आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू है इसमें। तो आप लोगों को सबसे पहले इस पूरे चार्ट को बनाना पड़ेगा, इसी में बना देते हैं। पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वाली वैल्यू होगी आपकी 0x0x0। दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी 0,0,1, यही तो होती है लूप में। तीसरी वाली क्या होगी 0,0,2, नहीं आखिरी हमारे पास कहाँ तक, हाँ 2 तक गया, उसके बाद तो लूप चलेगा ही नहीं। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर, अगला वाला क्या होगा 0,1,0। अगला बताइए क्या है, रुको हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 3 2 6 6 2 12 नंबर्स है ना हमारे पास, हम लोगों को एक बार फिर से ये पूरी रन करानी पड़ेगी। आप लोगों को इस तरह का एक चार्ट बना लेना चाहिए। जैसे हमने पहली वैल्यू लिखी यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यही वाले हैं सारे नंबर्स। अगर मैं इसका लूप चलाऊं तो यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए, टोटल हमारे पास लूप कितने चलेंगे, ये वाला 0, भाई ये वाले में 2 हैं तो 0 1 का लूप चलेगा, इस वाले में 0 1 2 का चलेगा, इसमें 0 1 का चलेगा। तो पहला वाला एलिमेंट जो स्टोर होगा वो ये होगा 0,0,0। दूसरा लूप चलेगा 0,0,1 तक का,
फिर उसके बाद लूप नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ये वाली वैल्यू जो आपसे पूछी जा रही है ये 5 है, तो 5वें नंबर वाली वैल्यूज़ ये आएगी। अगर आप लोग इसको पूरा फॉर की टेबल से बना के करते हो तो आपको उसी तरीके से दिखाई देगी। तो ये इसका आंसर 5 है। अगर आप आउटपुट देखना भी चाहते हो तो वैसे भी आप देख सकते हो, इस तरीके से भी अलग से दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। ये स्ट्रक्चर का आ गया। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एस नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, एक है इंटीजर ए। अब स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने बी एरे डाल दिया है, बी डॉट एस प्रिंट करना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलिए देखिए स्ट्रक्चर का ये रहा प्रोग्राम जो अभी इन लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ पर एरर आएगी बिकॉज स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लोग कॉल नहीं करते। आप लोग देख रहे हैं यहाँ एरे भी डिफाइन कर दिया गया है और वो भी गलत डिफाइन किया गया है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो यहाँ b की वैल्यू हम लोग मान भी रहे हैं कि b की वैल्यू हम 10 डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे s के अंदर यहाँ b को नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो 1 एरर दिखाएगा। तो ये गलत है, इसका मेंबर ना होकर डिफाइन कर रहा है समथिंग। चलिए आगे बताइए 3.7 का। डैश कैन बी यूज फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताइए। रिटर्न यूज करते हैं, ठीक। अगला, ऑल स्टैटिक वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0। सही है ये, इसमें सही है गलत थोड़ी बताना था। देखो है क्या, अच्छा उसमें ट्रू लिखा है क्या, हाँ फिर ठीक 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 ठीक। अरे अभी नहीं पढ़ा था स्टैटिक की इनिशियल वैल्यू कितनी होती हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट आर कोडेड यूजिंग डबल कोट्स। कैरेक्टर को किससे लगाते हैं, सिंगल से, और स्ट्रिंग को डबल से करते हैं, ठीक है। डैश इज यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट इन द लूप। बताओ, कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो वो पर्टिकुलर लूप से गायब हो जाती है स्टेटमेंट, ठीक है, और गो टू कर देते हैं तो डायरेक्ट जंप हो जाती है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी हद तक, अब थोड़ा सा तो बचा है, इसको भी फिनिश कर लो। चलो चलो बैठो जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्टिव कल कर लेंगे। आगे आगे देखिए आप लोग। ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे बच्चों। तो आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करिए। अगर आपको इस तरह के और भी पेपर सॉल्यूशंस चाहिए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं कंटिन्यू सारे पेपर सॉल्व करता चलूँगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। तो जय हिंद बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।